1494 फरगना की ठंडी रात। 12 साल का एक लड़का अपने पिता की लाश के सामने खड़ा था। राज्य छोटा था, दुश्मन बड़े थे और रिश्तेदार गद्दार। सबको लगा ये बच्चा कुछ दिन भी गद्दी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़का आगे चलकर हिंदुस्तान में एक ऐसा साम्राज्य बनाएगा जो 300 साल तक राज करेगा। उस लड़के का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सब कुछ खोकर दुनिया जीत ली। 14 फरवरी 1483 फरगना घाटी, आज का उज्बेकिस्तान, यही पैदा हुआ बाबर। उसकी नसों में दो सबसे खतरनाक विजेताओं का खून बहता था। पिता की तरफ से तैमूर, मां की तरफ से चंगेज खान। बचपन से ही उसे तलवार, घुड़सवारी और युद्ध सिखाया गया, लेकिन किस्मत उसे बचपन जीने ही नहीं देना चाहती थी। 1494 में उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। कहते हैं कबूतर खाने की दीवार गिरने से वो नीचे गिर पड़े और अचानक 12 साल का बाबर राजा बन गया। लेकिन असली खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर था। चाचा, रिश्तेदार, सैनिक, सब उसकी गद्दी चाहते थे। हर कोई सोच रहा था एक बच्चा क्या राज करेगा, लेकिन बाबर अलग था, बहुत अलग। उस समय मध्य एशिया में एक शहर सबसे बड़ा सपना था, समरकंद, तैमूर की राजधानी। जो समरकंद जीतता उसे असली बादशाह माना जाता, और बाबर बचपन से उस शहर का दीवाना था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने समरकंद पर हमला कर दिया। लंबी लड़ाई के बाद वो शहर जीत भी गया, लेकिन उसी समय उसका अपना राज्य फरगना छिन गया। अब उसके पास समरकंद था, लेकिन घर नहीं। फिर कुछ महीनों बाद समरकंद भी हाथ से निकल गया। अब बाबर के पास ना राज्य था, ना सेना, ना पैसा, सिर्फ कुछ वफादार साथी। इतिहास की किताबें कहती हैं कई रातें उसने पहाड़ों में भूखे रहकर बिताई। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी, दुनिया जीतने की आग। बाबर बार बार समरकंद वापस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार हारता गया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उज्बेक योद्धा मोहम्मद शायबानी खान। शायबानी बेहद चालाक और निर्दयी था। उसने बाबर को इतनी बुरी तरह हराया कि बाबर को भागना पड़ा। उसकी सेना टूट गई, दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार बदल गए। कई बार तो बाबर खुद लिखता है कि वो जंगलों और पहाड़ों में छिपकर जी रहा था। सोचो, एक राजकुमार जो कभी महलों में रहता था, अब बर्फीली रातों में खुले आसमान के नीचे सो रहा था। लेकिन यही दर्द उसे मजबूत बना रहा था। 1504 बाबर ने फैसला किया, अगर समरकंद नहीं मिला तो मैं नई दुनिया बनाऊंगा। फिर उसने काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। अफगानिस्तान का काबुल उस समय कमजोर था। बाबर ने हमला किया और शहर जीत लिया। यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। काबुल सिर्फ एक शहर नहीं था, ये बाबर के सपनों का नया आधार था। उसने सेना मजबूत की, नए योद्धा जोड़े, तोपखाने पर ध्यान दिया, और सबसे जरूरी, उसने इंतजार करना सीखा। अब वो सिर्फ भावुक लड़का नहीं था, अब वो एक खतरनाक रणनीतिकार बन चुका था। काबुल में बैठा बाबर बार बार एक जगह के बारे में सुनता था, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, अमीर शहर, बड़े बाजार, कमजोर शासक। दिल्ली पर उस समय राज कर रहा था इब्राहिम लोदी, लेकिन लोदी के खिलाफ उसके अपने लोग ही नाराज थे। कुछ अफगान सरदारों ने खुद बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया। उन्हें लगा बाबर आएगा, लोदी को हटाएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे बाबर सिर्फ हमला करने नहीं, इतिहास बदलने आने वाला था। 1525 काबुल से एक सेना निकली, सिर्फ 12,000 सैनिक। सामने था पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली की विशाल सेना, हाथी, लाखों की दौलत। हर कोई कह रहा था बाबर पागल है, लेकिन बाबर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके पास वो चीज थी
जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। बारूद, तोपे और मौत जैसी रणनीति। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान, सुबह की ठंडी हवा और धूल से भरा आसमान। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, 1 लाख से ज्यादा सैनिक, हजारों घोड़े, सैकड़ों युद्ध हाथी। दूसरी तरफ बाबर, सिर्फ 12,000 सैनिक। संख्या देखकर हर किसी को लग रहा था आज बाबर खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ घंटों बाद मैदान पर सिर्फ चीखें थीं, टूटे हुए हाथी थे और लाशों का समुद्र। उस दिन हिंदुस्तान में एक नया साम्राज्य पैदा हुआ, मुगल साम्राज्य। 1525, बाबर ने काबुल से हिंदुस्तान की तरफ कूच शुरू किया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह सब या कुछ नहीं वाला दांव था। अगर जीत गया तो बादशाह, अगर हार गया तो सब खत्म। उसकी सेना छोटी थी लेकिन बेहद प्रशिक्षित, और सबसे खास चीज तोपखाना। उस समय हिंदुस्तान की सेनाएं हाथियों और तलवारों पर निर्भर थीं, लेकिन बाबर अपने साथ लाया था तुर्की शैली की तोपें। उसके साथ थे 2 खतरनाक तोपची, उस्ताद अली कुली और मुस्तफा। बाबर जानता था सीधी लड़ाई में वो संख्या से हार जाएगा, इसलिए उसने दिमाग से लड़ने का फैसला किया। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी शक्तिशाली था, लेकिन समस्या ये थी उसके अपने लोग ही उससे नफरत करते थे। वो गुस्सैल था, जिद्दी था और सरदारों की इज्जत नहीं करता था। कई अफगान सरदारों ने चुपचाप बाबर का साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन लोदी को भरोसा था इतनी छोटी सेना मेरा क्या बिगाड़ लेगी। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। बाबर पानीपत पहुंचा और उसने तुरंत युद्ध शुरू नहीं किया। उसने मैदान को अपने हिसाब से बदला। गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर दीवार बनाई, उनके बीच छोटे रास्ते छोड़े ताकि सैनिक तेजी से निकल सकें। तोपों को सामने लगाया गया। यह रणनीति हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थी। बाबर ने अपनी सेना को समझाया, आज पीछे हटने का मतलब मौत है। कहते हैं उसने शराब तक छोड़ दी और सैनिकों के सामने कसम खाई। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह जीवन या मृत्यु था। 21 अप्रैल की सुबह इब्राहिम लोदी की विशाल सेना आगे बढ़ी। हाथियों की गर्जना से जमीन कांप रही थी। लोदी को लगा कुछ ही देर में बाबर की सेना कुचल जाएगी, लेकिन तभी धम! पहली बार हिंदुस्तान के मैदान में तोपें गरजी। भयानक आवाज से हाथी बौखला गए, घोड़े डर गए, सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। लोदी की सेना ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और यही बाबर चाहता था। बाबर ने सिर्फ तोपों पर भरोसा नहीं किया, उसने इस्तेमाल की तो लुग्मा रणनीति। उसकी सेना के घुड़सवार दोनों तरफ से तेजी से घूमकर दुश्मन को घेरने लगे। सामने से तोपें हमला कर रही थीं और किनारों से तीरंदाज। लोदी की विशाल सेना धीरे धीरे जाल में फंसती चली गई। संख्या ज्यादा थी, लेकिन व्यवस्था टूट चुकी थी। कुछ ही घंटों में मैदान नरक बन गया। युद्ध के बीच इब्राहिम लोदी खुद लड़ रहा था। वो भागा नहीं, लेकिन बाबर की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और फिर दिल्ली का सुल्तान मारा गया। उसकी मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत शुरू हो गया। कहते हैं उस दिन करीब 15 से 20 हजार सैनिक मारे गए। पानीपत का मैदान लाशों से भर गया था। अब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली, फिर आगरा, दोनों उसके कब्जे में आ गए। सालों तक भटकने वाला वो लड़का अब हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी, क्योंकि राजपूत शक्तियां, खासकर मेवाड़ का राजा, बाबर को कभी स्वीकार नहीं करने वाला था। उस राजा का नाम था राणा सांगा, और वो बाबर को हिंदुस्तान से बाहर फेंकना चाहता था। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो राजपूत वीरता का प्रतीक था। कहते हैं उसके शरीर पर युद्ध के 80 से ज्यादा घाव थे। एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ घायल था, लेकिन उसका डर पूरे उत्तर भारत में था। राणा सांगा ने कई राजपूत राजाओं को साथ मिला लिया। उसकी सेना विशाल थी, और अब हिंदुस्तान की 2 सबसे खतरनाक ताकतें सीधे टकराने वाली थीं। 1527,
खानवा का मैदान, एक तरफ राणा सांगा और राजपूत सेना, दूसरी तरफ बाबर और उसकी तोपें। बाबर जानता था, अगर यह युद्ध हार गया तो मुगल साम्राज्य शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर जीत गया तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। 1527 खानवा का मैदान। आसमान में धूल उड़ रही थी, हजारों तलवारें चमक रही थी। एक तरफ राणा सांगा, राजपूतों का सबसे खतरनाक योद्धा, दूसरी तरफ बाबर, वो आदमी जो अभी अभी दिल्ली जीत कर आया था। लेकिन इस बार दुश्मन अलग था। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई थी। और बाबर जानता था, अगर आज हार गया तो उसका पूरा सपना खत्म हो जाएगा। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे राजपूताना में था। उसने मालवा और गुजरात की शक्तियों को हराया था। राजपूत उसे अपना सबसे बड़ा नेता मानते थे। कहते हैं, उसके शरीर पर इतने घाव थे कि वो चलता फिरता युद्ध लगता था। उसकी एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ घायल था, पैर में भी चोट थी, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। राणा सांगा का मानना था, बाबर सिर्फ एक विदेशी हमलावर है और उसे हिंदुस्तान से बाहर निकालना जरूरी है। सच कहे तो बाबर खुद भी डर गया था। उसने देखा, राजपूत सेना बेहद विशाल और खतरनाक है। उसकी सेना में डर फैलने लगा। कुछ सैनिक वापस काबुल लौटना चाहते थे। तभी बाबर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सबके सामने शराब के बर्तन तोड़ दिए और कहा, तो जीतेंगे या यहीं मर जाएंगे। उसके शब्दों ने सेना में नई आग भर दी। 16 मार्च 1527 युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना बिजली की तरह टूट पड़ी। उनकी तलवारें, उनका साहस, सब कुछ बेहद खतरनाक था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि बाबर हार जाएगा, लेकिन फिर उसने वही किया जो पानीपत में किया था। तोपें गरजी, धमाकों से घोड़े और सैनिक बिखरने लगे। फिर बाबर की घुड़सवार सेना ने चारों तरफ से हमला शुरू किया। तुल्लुगमा रणनीति एक बार फिर इस्तेमाल हुई। राजपूत वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन बारूद और रणनीति के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। युद्ध के बीच राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार तीर या तोप के हमले से वो बेहोश हो गया। उसके सैनिक उसे मैदान से बाहर ले गए और जैसे ही यह खबर फैली, राजपूत सेना का मनोबल टूटने लगा। बाबर ने मौका नहीं छोड़ा। उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया और आखिरकार खानवा का युद्ध खत्म हो गया। खानवा की जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, इसने बाबर को हिंदुस्तान का असली शासक बना दिया। अब कोई बड़ी ताकत उसे रोकने वाली नहीं थी। इसके बाद उसने चंदेरी और घाघरा जैसे युद्ध भी जीते। धीरे धीरे पूरा उत्तर भारत मुगलों के नियंत्रण में आने लगा। जिस लड़के के पास कभी घर नहीं था, अब उसके पास एक विशाल साम्राज्य था। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं था, वो लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बबूरनामा। उसमें उसने अपनी जीतें ही नहीं, अपने डर, अपनी गलतियां और अपनी भावनाएं भी लिखी। उसे बाग बहुत पसंद थे। काबुल और आगरा में उसने कई खूबसूरत बाग बनवाए। उसे कविता पसंद थी, संगीत पसंद था, यानी तलवार चलाने वाला वो आदमी दिल से कलाकार भी था। 1530 बाबर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका बेटा हुमायूं भी बीमार था। कहते हैं, बाबर ने दुआ मांगी, अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो, हुमायूं को बचा लो। कुछ समय बाद हुमायूं ठीक होने लगा, लेकिन बाबर कमजोर होता गया। 26 दिसंबर 1530 सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर की मौत हो गई। पहले उसे आगरा में दफनाया गया। बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसका शरीर काबुल ले जाया गया। एक लड़का जिसने बचपन में अपना राज्य खो दिया, जो कभी पहाड़ों में भूखा भटका, जिसे बार बार हार मिली, उसी इंसान ने हिंदुस्तान में एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आने वाले 300 साल तक इतिहास बदलता रहा। बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो सबूत था कि कभी कभी सब कुछ खो देने वाला इंसान ही दुनिया जीतता है।